सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आज हमारी चौथी क्लास है। सुबह हुई थी एक क्लास 11:30 बजे हुई थी, फिर एक शाम को 5 बजे हमने जेट का पेपर सॉल्व किया था, फिर 6:30 बजे हमने BHU का पेपर सॉल्व किया था और अब हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो मैंने देखा आज स्टूडेंट की जो ग्रोथ थी काफ़ी कम थी, तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकें। ठीक है, अगर आप पहली बार इस क्लास का हिस्सा बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही धमाकेदार क्लासेस चलती रहती है। आज आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, मददगार साबित होंगे, और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड भी होते हैं। तो पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो आपको, मेरा विश्वास करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ पर आप सिलेक्शन चाहते हो वहाँ पर ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी मेरी दुआ है। न्यू स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज देखा था मैंने जेट की क्लास में स्टूडेंट कम थे और BHU की क्लास में भी स्टूडेंट कम थे, तो प्लीज़ कल हम बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे, BHU का, बायोलॉजी का। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप जो क्लास हो चुकी है उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, तभी तो मैं बोलता हूँ। मुझे गुरु में गुरु दक्षिणा में सिर्फ यही चाहिए कि बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए आकार की, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, पौधों की बाह्य आकार की क्या कहलाएगी, पौधों की बाह्य संरचना क्या कहलाएगी? आकार की, मॉर्फोलॉजी, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? जवाब दीजिए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत दिनों से ग्रोथ नहीं हो रही स्टूडेंट्स की। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जो पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं हम, वो कहलाती है विज्ञान की आकार की शाखा। कौन सी शाखा? विज्ञान की आकार की शाखा कहलाती है, जिसमें जड़, तना, पत्ते वगैरह सभी आते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? पौधों की बाह्य संरचना कहलाती है। और इसी आकार की को हम क्या कहते हैं? इसी आकार की को इंग्लिश में हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो वहाँ पर आकार की या मॉर्फोलॉजी दोनों शब्द आ सकते हैं, या हिंदी में मॉर्फोलॉजी भी लिखा हुआ आ सकता है। आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ध्यान से सुनना इसको। क्या है? क्वेश्चन है, वायरस के संदर्भ में सही कथन है। वायरस के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। ऑप्शन बी, इसमें प्रोटीन का कैप्सिड चोल होता है। ऑप्शन सी, इसमें DNA और RNA पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। वायरस के संदर्भ में सही कथन क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, प्रोटीन का कैप्सिड, DNA RNA, या उपयुक्त सभी। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों के आंसर काफ़ी सही आने लग गए हैं आजकल। स्टार्टिंग में जब मैंने लाइव क्लासेस चालू की थी तब बहुत स्टूडेंट भी कम थे और उनके आंसर भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए, वायरस के संदर्भ में सही कथन क्या है। एक तो ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। दूसरा ये है कि इनके जो बाहर का आवरण होता है, जो प्रोटीन का इनका आवरण होता है, वो कैप्सिड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। तो सवाल आ जाए, प्रोटीन का आवरण क्या है? कैप्सिड। दूसरा ये है, इनके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल या जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल या जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है, वो DNA और RNA होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दूं, अगर विषाणु पादप का होगा तो उसमें जेनेटिक मटीरियल RNA होगा, और विषाणु अगर जंतु का होगा तो उसमें जेनेटिक मटीरियल DNA और कभी कभी RNA भी होगा, लेकिन जब पादप का होगा तो सिर्फ RNA ही पाया जाएगा, ठीक है। तो वायरस से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज ना हो जाना। क्वेश्चन पूछा है, देखो, 80S राइबोसोम में rRNA कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, हार्ड भी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा है, 80S राइबोसोम में rRNA कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी से, 80S में rRNA कितने प्रकार के होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी जो है हमारा 6 प्रकार, और ऑप्शन डी है 8 प्रकार। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 4 प्रकार के, बिल्कुल सही जवाब है। जो 80S राइबोसोम में RNA होते हैं या rRNA होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है एक 28S
प्रकार का, एक 18S प्रकार का, एक 5S प्रकार का और एक 8S प्रकार का। वापस से देख लीजिए, एक होता है 28S, एक होता है 18S, एक होता है 5S और एक होता है 8S। तो ये चारों आरएनए होते हैं और इसी आरएनए में लगभग 80 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें लगभग 80 प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती है। तो 4 प्रकार के होंगे 80S राइबोसोम में। आरएनए कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे और इसके साथ साथ ही 80 प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है 70S राइबोसोम में आरआरएनए कितने होते हैं? इससे पहले जो सवाल था उसमें क्या था? 80S था। अब जो पूछा है वो क्या है? 70S है। देखिए सवाल क्या है, 70S राइबोसोम में आरआरएनए कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के और ऑप्शन डी 8 प्रकार के। पीछे सवाल पूछा गया था इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? 2, 3, 4 या 6? 4 या 8, सॉरी, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है 3 प्रकार, बिल्कुल सही जवाब है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो 70S राइबोसोम में आरआरएनए होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 23S, एक होगा 16S और एक होता 5S। ठीक है, 16S, 23S और 5S तीनों ही आरआरएनए होंगे और इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाएगी वो पाई जाएगी लगभग 53 प्रकार की। कितने प्रकार की? 53 प्रकार की। तो ध्यान रखना 53 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है 70S राइबोसोम में और 80S में 80 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है बार बार। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि लाइकेन शब्द किसने दिया था? लाइकेन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है बेंजरिक, ऑप्शन बी है हमारा थ्योफ्रास्टस, ऑप्शन सी है हैकल और ऑप्शन डी है टेंसले। बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब? लाइकेन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बेंजरिक, थ्योफ्रास्टस, हैकल या टेंसले? जिसने जवाब दिया है थ्योफ्रास्टस, बिल्कुल सही जवाब है। थ्योफ्रास्टस क्या है? थ्योफ्रास्टस ने लाइकेन शब्द दिया था और थ्योफ्रास्टस को आप जानते हो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी इसको जाना जाता है, थ्योफ्रास्टस को। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है जीवाणुओं का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण में नहीं होता है? अब देखो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सारे ही ध्यान से चिपक के पूरी क्लास को अटेंड करना। पूरी क्लास को आप अटेंड नहीं करते हो, फिर बाद में सोचते हो कि बाद में देख लेंगे, बाद में कोई नहीं देखता है। जीवाणुओं का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण में नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी सिरका। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? पनीर, दही, लैक्टिक अम्ल या सिरका? जिसने जवाब दिया है पनीर, बिल्कुल सही जवाब है। पनीर जब का निर्माण करते हैं तो उसमें जीवाणु की किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन जब हम दही जमाते हैं तो दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दही में लैक्टिक अम्ल होता है और लैक्टिक अम्ल के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं? वो धीरे धीरे दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। और सिरका होता है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। सिरका क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि निम्न में से किस उद्योग में जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल निर्माण फैक्ट्री जो होती है वहां पर सिरके का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, सिरका साइट्रिक एसिड बात एक ही है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम किसने दिया? बताइए जल्दी से, राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए है हमारा जॉर्ज वॉन, ऑप्शन बी है क्लाउड, ऑप्शन सी है टी बोवेरी या बोवेरी और ऑप्शन डी है हमारा जॉनसन। आपको बताना है राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है क्लाउड, बिल्कुल सही जवाब है। जो राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया था वो किसने दिया था? क्लाउड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो ध्यान रखना इस चीज का, राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? क्लाउड नामक साइंटिस्ट थे। ध्यान रखना इस चीज का। अगला सवाल देखिए क्या है। ध्यान से सुनना सवाल को, सवाल ने पूछा क्या है फिर जवाब देना उसका। क्वेश्चन पूछा है कपास के पौधे का वंशीय नाम है। कपास के पौधे का वंशीय नाम पूछा है। ऑप्शन ए क्रोटोलेरिया, ऑप्शन बी निकोटियाना, ऑप्शन सी रेफेनस और ऑप्शन डी गोसिपियम। आपको सिर्फ और सिर्फ वंश बताना है कपास का। कपास का वंश बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी?
जिसने डी जवाब दिया है गोसिपियम, बिल्कुल सही जवाब है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या हो जाएगा? कपास के पौधे का वंशीय नाम हो जाएगा गोसिपियम। और जाति क्या हो जाएगी? गोसिपियम की अलग अलग जातियां हैं, हर्सुटम है, आर्बोरियम है, हर्बेरियम है, बहुत सारी है, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा? गोसिपियम ही लगाया जाता है। तो गोसिपियम क्या है? इसका वंश है, और वंश प्लस जाति मिलकर बनाते हैं वनस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम। अब देखिए ये क्रोटोलेरिया जुन्सिया है, ये इधर निकोटियाना टेबिकम है। अब निकोटियाना टेबिकम किसका होगा? निकोटियाना टेबिकम हो जाएगा तंबाकू का। फिर उसके नीचे दिया गया है रेफेनस सेटाइवा, तो रेफेनस सेटाइवा किसका हो जाएगा? मूलिका हो जाएगा। क्रोटोलेरिया जुन्सिया किसका हो जाएगा? अरंडी का हो जाएगा, शायद अरंडी का ही होगा। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः लगभग जितने भी प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक, उनमें से 99% किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी जीवाणु से, और ऑप्शन डी शैवाल से। बताइए जल्दी से, वायरस, कवक, जीवाणु या शैवाल, किससे प्राप्त होंगे एंटीबायोटिक? किससे प्राप्त होंगे? जिसने जवाब दिया है एंटीबायोटिक जीवाणु, बिल्कुल सही जवाब है। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक हमेशा जीवाणु से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। एंटीबायोटिक हमेशा जीवाणु से प्राप्त होने वाले जीव होते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा? पुष्पीय पादपों को सम्मिलित किया गया है। पुष्पीय पादपों को सम्मिलित किया गया है क्रिप्टोगेमस में, फेनड्रोगेमस में, ब्रायोफाइट में या टेरिडोफाइटा में? बताइए जल्दी से, जो पुष्पीय पादप हैं उनको किसमें सम्मिलित किया गया है? बताइए जल्दी से, क्रिप्टोगेमस, फेनड्रोगेमस, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? जिसने जवाब दिया है फेनड्रोगेमस, बिल्कुल सही जवाब है फेनड्रोगेमस। पुष्पीय पादपों को सम्मिलित किसमें किया है? पुष्पीय पादपों को सम्मिलित किया गया है फेनड्रोगेमस में, फेनड्रोगेमस में सम्मिलित किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विज्ञान के अंदर पुष्पीय पादपों का अध्ययन किसमें किया जाता है, अगर अध्ययन पूछा जाता है तो जवाब होगा एंथोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्प की आकारिकी का, बाह्य संरचना का और अंतः संरचना का अध्ययन जिसमें किया जाता है, तब तो जवाब होगा एंथोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विज्ञान की किस शाखा के अंदर पुष्प उगाने के तरीके का, पुष्प लगाने का अध्ययन किया जाता है, तो फिर आ जाएगा फ्लोरिकल्चर। तो अलग अलग है, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। जब अध्ययन की बात आएगी तब आएगा एंथोलॉजी, और जब उसको उगाने की बात आएगी तब आएगा फ्लोरिकल्चर, अलग अलग है दोनों चीजें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, सजीवों के वर्गीकरण की आधारीय इकाई किसको माना जाता है? सजीवों के वर्गीकरण की आधारीय इकाई किसको माना जाता है? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी वर्ग, और ऑप्शन डी जो है वो है कुल। बताइए, फिर मैं बताऊंगा किस प्रकार से होता है। बताइए जल्दी से, आपको आंसर देना है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होगी? वर्गीकरण की आधारीय इकाई, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है जाति, बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने वंश जवाब दिया है वो गलत जवाब है। जाति को क्या माना गया है? जाति को वर्गीकरण की आधारीय इकाई माना गया है। अब देखिए किस प्रकार से इसको अलग माना गया है, या इसको किस प्रकार से इसकी इकाई माना गया है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम बनता है तो उसमें होता है, एक तो होता है वंश और एक होती है जाति। तो वंश तो लगभग सभी जातियों का वंश तो लगभग सेम हो सकता है, लेकिन जितना भी वंश होगा उनकी जातियां सबकी अलग होंगी, ठीक है। तो जो जातियां हैं उनका सबका वंश तो सेम हो सकता है, अलग अलग जातियों का जो वंश है वो तो सेम हो सकता है। जैसे गोसिपियम को ले लो, एक होता है गोसिपियम हर्सुटम, एक होता है गोसिपियम बार्बेडेंस, एक होता है गोसिपियम अर्बोरियम। तो सबका वंश तो क्या है, लगभग सेम है, लेकिन जाति सबकी अलग अलग है। तो जाति को आधार मानकर क्या किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है और उन सबको वंश में रखा गया है। तो समझ गए ना, जाति के आधार पर ही क्या किया जाता है, जाति के आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया गया है। इस चीज का ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। लोग इसको वंश मान लेते हैं लेकिन जाति होगा, और ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, चाहे BHU के हो, ICR के हो, PAT के हो या फिर JET के हो। आज मुझे पता चला कि CGPAT के स्टूडेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। CGPAT के स्टूडेंट को भी ऑल द बेस्ट। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी थाइलाकॉइड में,
और ऑप्शन डी राइबोसोम में। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, थाइलेकॉइड या राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में कहाँ पर होता है बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। जिसने सी जवाब दिया है थाइलेकॉइड, बिल्कुल सही जवाब है। जो थाइलेकॉइड के बंडल होते हैं वो विशेष रूप से किसका पार्ट होते हैं, वो लगभग क्लोरोफिल का ही पार्ट होते हैं, हरित लवक का ही एक भाग होते हैं। जो थाइलेकॉइड के बंडल होते हैं वो हरित लवक का ही एक भाग होते हैं। तो इस प्रकार से भी आप मान सकते हो या ये समझ सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में जो थाइलेकॉइड होती है वो ही क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। अगला देखिए, अगला सवाल है, ध्यान से सुनना। यीस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यीस्ट पूछा है आपसे, यीस्ट क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन का, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल का, ऑप्शन सी प्रोटीन का और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। राइबोफ्लेविन किसका स्रोत माना जाता है, आपको जवाब देना है। यीस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। जिसने जवाब दिया है राइबोफ्लेविन, बिल्कुल सही जवाब है। जो यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो किसका होता है, राइबोफ्लेविन का होता है। और जो राइबोफ्लेविन होती है वो विटामिन B2, विटामिन B2 को क्या कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी जो होता है वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है पीछे इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, और इससे रिलेटेड एक सवाल और है वो भी आया हुआ है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा है आपसे। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी अजमेर में और ऑप्शन डी लखनऊ में। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। बताइए जल्दी से, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता, मद्रास, अजमेर या लखनऊ। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया है कलकत्ता, लखनऊ जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। लखनऊ क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन पूछ ले, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये थोड़ी इंडिया जीके की नहीं वर्ल्ड जीके की बात हो गई, तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है लंदन में। कहाँ पर है, लंदन में है। वहाँ पर सबसे लंबा पेड़ है जिसको रेडवुड भी बोलते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, केंद्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। केंद्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। ये बीएचयू का पेपर जब हम कल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल आया है या नहीं आया है। कल जब बीएचयू का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे हम शाम वाली क्लास में 6:30 बजे, तब बताऊंगा मैं आपको केंद्रीय वनस्पति संग्रहालय सवाल आया हुआ है या नहीं आया हुआ। आया हुआ है क्योंकि ये सवाल इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। कलकत्ता, मद्रास, अजमेर, लखनऊ, बता दीजिए जल्दी से, केंद्रीय वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है। जिसने जवाब दिया है कलकत्ता, बिल्कुल सही जवाब है। जो केंद्रीय वनस्पति संग्रहालय है वो कहाँ पर है, वो कलकत्ता में स्थित है। और कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल होता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। नशे नशे में वहाँ पर पंजाब मत कर देना, पंजाब नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वह पादप जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते, वह पादप जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऑर्किड, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म और ऑप्शन डी क्रिप्टोगेमस। बताइए जल्दी से, पुष्प व बीज रहित पादप, वहां पर ऐसे भी पूछ सकता है कि पुष्प व बीज रहित पादप कहलाएंगे। तो बताइए ऑर्किड, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या क्रिप्टोगेमस। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब, सही जवाब दीजिए। जिसने ए जवाब दिया है ऑर्किड, बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्किड क्या होते हैं, ऑर्किड पुष्प व बीज रहित पादप कहलाते हैं। इनमें पुष्प और बीज का निर्माण या तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो उस अवस्था में नहीं होता है जिस अवस्था में हम उसको पुष्प कह सकें या बीज कह सकें। सुविकसित अवस्था में नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। अगला है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारियल में खाने वाला भाग होता है, नारियल में खाने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए फल भित्ति, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी पूर्ण बीज और ऑप्शन डी बीजावरण। बताइए जल्दी से, नारियल में खाने वाला भाग क्या कहलाएगा, नारियल में खाने वाला भाग क्या कहलाता है। फल भित्ति, भ्रूण, पूर्ण बीज या बीजावरण।
जिसने सी जवाब दिया है पूर्ण बीज बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण बीज इसको माना गया है, पूर्ण बीज बिल्कुल सही जवाब है। नारियल में जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो पूर्ण बीज खाया जाता है, ठीक है। और उसके बाहर का जो आवरण होता है वो फल भित्ति कहलाती है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि नारियल के अंदर जो पानी होता है जो आप पीते हो बहुत ही अच्छा होता है, मीठा होता है, पौष्टिक होता है। वो क्या करता है, वो बीज के अंदर का जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने के लिए वो पानी उसमें उपस्थित होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, खट से नारियल को काटा, स्ट्रॉ डाली उसके अंदर और गट 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 पी गए। अरे भाई तू तो किसी और का पानी पी गया, वो क्या पिएगा। छोड़ो, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नारियल का फल होता है, नारियल का फल होता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी सरस, ऑप्शन सी ड्रुप और ऑप्शन डी ब्लूस्टा। बताइए जल्दी से, नारियल का फल होता है, बेरी, सरस, ड्रुप या ब्लूस्टा, क्या होगा। नारियल का फल क्या कहलाएगा, बताइए जल्दी से, नारियल का फल क्या कहलाएगा। जिसने जवाब दिया है नारियल का फल बेरी नहीं, सरस नहीं, ब्लूस्टा नहीं, ड्रुप। ड्रुप इसका सही जवाब होगा। जो नारियल होता है वो क्या होता है, ड्रुप होता है, और आम भी ड्रुप होता है। लेकिन अगर आपसे वहाँ पर ड्रुप लिखा हुआ ही नहीं आया तो फिर इसका हिंदी में क्या कहते हैं ड्रुप को, हिंदी में ड्रुप को कहते हैं अस्थिल। क्या कहते हैं, अस्थिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अस्थिल या ड्रुप एक ही शब्द है। और किसका होता है, नारियल का फल जो होता है वो अस्थिल या ड्रुप होता है, और आम का फल भी अस्थिल या ड्रुप के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछा है कोशिका के बाहर और अंदर आने व जाने वाले विलयन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। कोशिका के बाहर और अंदर आने व जाने वाले विलयन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली और ऑप्शन डी हरित लवक। बताइए जल्दी से, कोशिका के अंदर जो विलयन आएंगे और विलयन बाहर जाएंगे उसको कौन नियंत्रित करेगा, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर हरित लवक। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है प्लाज्मा झिल्ली बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने केंद्रक जवाब दिया है, केंद्रक नहीं, केंद्रक तो पूरे संपूर्ण कोशिका का संचालन करता है, नियंत्रण करता है। लेकिन जो इसके अंदर विलयन और अन्य पदार्थ जो तरल पदार्थ होते हैं वो कोशिका के अंदर आने और बाहर जाने की जो नियंत्रण का कार्य करती है वो प्लाज्मा झिल्ली करती है। और प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल भी होती है, और ये बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की बनी होती है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, अर्धपारगम्य होती है या नहीं होती है। और कोशिका भित्ति होती है वह बिल्कुल भी पारगम्य नहीं होती है, वो अपारगम्य होती है। क्या होती है, अपारगम्य होती है। और प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। तो एक सवाल में एक से ज़्यादा आंसर इसी चैनल पर मिलेंगे आपको। तो न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर नए नए जुड़े हैं तो। देखिए अगला सवाल क्या है, बीज पानी में रखने पर फूल जाते हैं, बीज पानी में रखने पर फूल जाते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं। ऑप्शन ए अंतःशोषण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी जल अपघटन और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बीज को जैसे ही हम पानी में रखते हैं कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उनके अंदर पानी बढ़ जाता है, वो पानी का अवशोषण कर लेते हैं, और अवशोषण करने के बाद में वो क्रिया क्या कहलाएगी, अंतःशोषण, परासरण, जल अपघटन या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बीज पानी में रखने पर फूल गया, क्या हो जाएगा, अंतःशोषण की क्रिया हो जाएगी। पानी को क्या कर लेगा, अंदर सोख लेगा, अंतःशोषण कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, और बच्चे भी सारे इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए, सभी बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो बिहार से हो, कटक से हो, उड़ीसा से हो, केरल से हो, कहीं से भी हो। अगला सवाल देखिए, पादप उत्तकों में मैग्नीशियम आयन की कमी से होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पादप उत्तकों में मैग्नीशियम आयन की कमी से होता है। जीवद्रव कुंचन, हरिमानहीनता, ऑप्शन बी सी क्लोरोसिस और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन वापस से बता देता हूं। पादप उत्तकों में मैग्नीशियम आयन की कमी से होता है, जीवद्रव कुंचन, हरिमानहीनता, क्लोरोसिस या बी और सी दोनों। जिसने डी जवाब दिया है बी और सी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो पादप उत्तकों में मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाती है उससे क्या हो जाता है, हरिमानहीनता हो जाती है। हरिमानहीनता का मतलब होता है कि पौधे के जो भाग होते हैं वो हरे कम हो जाते हैं और सफ़ेद पीले पड़ने दिखाई लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हरिमानहीनता को हम इंग्लिश में क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हिंदी में अगर क्लोरोसिस लिखा हुआ आ गया तो समझ जाना कि क्लोरोसिस का मतलब हरिमानहीनता ही है। तो कैसे भी आ सकता है वहाँ पर सवाल।
देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, पादप में लौह तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देंगे। पादप में लौह तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देंगे। कहाँ पर दिखाई देंगे? ऑप्शन ए पुरानी पत्तियों पर, ऑप्शन बी नई पत्तियों पर, ऑप्शन सी फूल पर और ऑप्शन डी फल पर। बताइए जल्दी से, पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, फूल पर और फल पर। लौह तत्व आयरन Fe की कमी हो गई है, आयरन Fe की कमी हो गई है। जिसने जवाब दिया है नई पत्तियां, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो पौधे में नई पत्तियां होती हैं उसमें विशेष प्रकार की ग्रोथ, विशेष प्रकार की आपको संरचना देखने को मिलती है, पौधे हरे कम हो जाते हैं और ये किसका कमी का लक्षण हो जाएगा? ये लौह तत्व की कमी का लक्षण होगा। तो ध्यान रखना, लौह तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, जल और प्रकाश के अतिरिक्त भोजन निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ अति आवश्यक होता है? जल और प्रकाश के अतिरिक्त भोजन निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ अति आवश्यक होता है? देखो जल तो है हमारे पास, प्रकाश भी है, और कौन सी चीज़ चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, NO3, मृदा या वातावरण? वातावरण की बात की जाए तो वातावरण तो प्रकाश और जल वातावरण में ही आ गया। बताइए जल्दी से, CO2, NO3, मृदा या वातावरण? जब पौधे भोजन निर्माण करेंगे, भोजन निर्माण से यहाँ अभिप्राय किससे है? प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण ही भोजन निर्माण कहलाता है। बताना है जल और प्रकाश के अलावा कौन सी चीज़ चाहिए। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पौधे को क्या क्या चाहिए होता है? जल चाहिए, प्रकाश संश्लेषण जल चाहिए, प्रकाश चाहिए और CO2 चाहिए। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये तीनों चीज़ें मिलेगी तो तीनों चीज़ें मिलने के बाद में क्या होगा? तीनों चीज़ें मिलने के बाद में प्रकाश संश्लेषण होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? तो वो होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, पौधों का क्लोरोफिल पदार्थ अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है हमारा प्रकाश से ऊर्जा लेने के अंदर, ऑप्शन बी है हमारा वातावरण में शुद्धिकरण में, ऑप्शन सी है हमारा पौधों के श्वसन में और ऑप्शन डी है पौधों के उत्सर्जन में। बताइए जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पौधों का क्लोरोफिल पदार्थ अति आवश्यक क्यों है? पौधों का क्लोरोफिल पदार्थ अति आवश्यक क्यों है? क्या कौन सा काम करता है? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है प्रकाश से ऊर्जा लेने में, बिल्कुल सही जवाब है। जो पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, कोशिका के अंदर, हरित लवक के अंदर, वो क्या करता है? वो जैसे ही प्रकाश आता है, प्रकाश से ऊर्जा लेता है, फिर जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और गर्मा गर्म भोजन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल पूछा गया है, क्रेब्स चक्र का महत्व है। क्रेब्स चक्र क्यों जरूरी है? पौधों में क्रेब्स चक्र क्यों होता है और क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए ATP अणु निर्माण करता है, ऑप्शन बी भोजन का शुद्धिकरण करता है, ऑप्शन सी उत्सर्जित चक्र को चलाता है और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्रेब्स चक्र का महत्व क्यों है? ATP अणु निर्माण, भोजन शुद्धिकरण, उत्सर्जित चक्र या कोई नहीं? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला ATP अणु निर्माण, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रेब्स चक्र होता है वो क्या करता है? ATP अणु का निर्माण करता है और ATP में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो मुख्य रूप से पौधों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और ATP की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा है, पौधों की कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है, एक है, क्या है? पौधों की जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की जो बनी होती है वो है एक पॉलीसेकेराइड, एक प्रोटीन है, एक तरल है या कोई नहीं? बताइए जल्दी से। पॉलीसेकेराइड क्या है? प्रोटीन, तरल, कोशिका भित्ति का जो सेल्यूलोज है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, तरल या कोई नहीं? बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है पॉलीसेकेराइड, जिसको हिंदी में बहुसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड या बहुसेकेराइड होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को हम पॉलीसेकेराइड या बहुसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ये एक शर्करा होती है, ठीक है, और ये कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो इसी की बनी होती है। और आप सब लोग जानते हो कोशिका भित्ति क्या होती है? निर्जीव होती है, बिल्कुल अपारगम्य, और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, पौधों की किस क्रिया के दौरान पौधे में ऑक्सीजन का निकास व कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है?
वापस से देख लीजिए, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। पौधों की किस क्रिया के दौरान पौधे में ऑक्सीजन का निकास यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है वो अंदर चली जाएगी, अवशोषण कर लेगा। ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, परासरण या कोई नहीं। पौधों की किस क्रिया के दौरान पौधों में ऑक्सीजन का निकास व कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, बताना है इस चीज को आपको। जिसने जवाब दिया है प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। अगला सवाल है, पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए कार्बन, बोरोन, मैग्नीशियम और लोहा और कोई नहीं। बताइए जल्दी से, कार्बन, बोरोन, मैग्नीशियम और लोहा और कोई नहीं। कार्बन, बोरोन, मैग्नीशियम और लोहा और कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है मैग्नीशियम और लोहा, बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीशियम और लोहा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होगा, मैग्नीशियम और लोहा होगा। इसके बाद में भी अभी सवाल है, अभी आपको कहीं नहीं जाना है। एक जरूरी महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भी व्हाट्सएप में ग्रुप में इधर उधर से ना भेजें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। कमेंट में आप व्हाट्सएप नंबर पे नंबर मांग लेना, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे और आपको जोड़ दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए और वीडियोस को शेयर भी करते रहिए। बहुत ही जल्दी लाइव मुलाकात होगी हमारी, बहुत ही जल्द। तो इतना ही। अगला सवाल देखिए क्या है, ये सवाल बता चुका हूँ मैं, Mg और लोहा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा परिवर्तन होती है उसका सही क्रम पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है हमारा, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो बताना है आपको, विद्युत ऊर्जा प्रकाश रासायनिक या रासायनिक प्रकाश, या ऑप्शन डी विद्युत प्रकाश। बताइए जल्दी से, जवाब दीजिए। लाइव में जब स्टूडेंट कम आते हैं मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। जिसने ए ऑप्शन दिया है विद्युत प्रकाश रासायनिक, गलत जवाब है। और जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश रासायनिक। जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। तभी तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रकाश में ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि अंधेरे में वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अंधेरे में तो प्रकाश ऊर्जा उपस्थित ही नहीं है। अब प्रकाश ऊर्जा उपस्थित ही नहीं है तो परिवर्तित किसको करे, रासायनिक ऊर्जा में। इसीलिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब प्रकाश उपस्थित होगा तभी होगा। इस चीज का आज तो सारी चीजों में ध्यान रखने के लिए बोल दिया मैंने। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कहाँ से निकलती है, इसके बारे में बताना है आपको। जल से, रासायनिक से, गैस रूप में, या कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है जल से, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो जल से निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस का जो निष्कासन होता है वो जल से होता है, या जल के रूप में होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मुक्त होगी, ऑक्सीजन मुक्त होगी हमेशा जल के अणुओं से, या जल के द्वारा, या जल से मुक्त होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का ये बात हो गई। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे क्योंकि आज मैं 4 क्लास ले चुका हूँ। तो थोड़ा आज फर्स्ट डे है, एक साथ 4 क्लासेस ली है तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, और कल थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अब आपको बताना है आज का जो पूरा सेगमेंट था, सुबह जो क्लास लगी थी एग्रीकल्चर की, फिर उसके बाद में शाम को मैंने जेट का पेपर सॉल्व करवाया था, फिर उसके बाद में मैंने BHU का पेपर सॉल्व करवाया, और अब ये क्लास ली।
तो अब आपको बताना है कि सब आज का जो माहौल था वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और ये भी बताना है कि क्लासेस सारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ठीक लगी, ख़राब लगी, या और सुधार करना चाहिए तो सुधार करें तो भी कैसे करें। सभी चीज़ों की आप राय दें, मैं आपकी राय के अकॉर्डिंग ही चलना चाहता हूँ। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे। बाकी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। जो भी आपका लक्ष्य है ICAR, BHU, PAT, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक और गुड नाइट बोल दूँ आपको। आप सोना मत, आप अभी पढ़ाई करना, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है। तब तक के लिए नमस्कार। सुबह फिर से मिलेंगे कितनी बजे? सही 11:30 बजे, और कल भी पेपर सॉल्व होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।